Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Nice. Good morning. लास्ट क्लास में होमवर्क में क्या दिया था? कुछ था क्या? एक बार ये भी बताना कि सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा क्या था? Yes, sir. 1 second. आई थिंक अपन ने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट और फिर उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अदर लाइन ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक बार कंफर्म करो। Yes, sir. अभी तक अपन ने स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले तो वही बेसिक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इनके बेसिस पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये डिस्कस किया। इस पोर्शन में कोई डाउट किसी को? हार्मोनिक कॉन्जुगेट या सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड कुछ भी? No, sir. फिर हमने डिस्कस किया एरिया, स्लोप और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेरियस फॉर्म। ठीक है। एरिया और स्लोप की बात। अच्छा, इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमने 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी डिस्कस कर ली कि अगर 3 पॉइंट्स के बने तो उनको कोलिनियर चेक करने का मेथड क्या है। और यहाँ पे डिस्टेंस और सेकंड फॉर्मूला के बेसिस पे अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो वो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह कब कब बनेगा, ये वाली कंडीशन हमने डिस्कस की। इक्वेशन ऑफ लाइंस में हमने एक बार ये भी बताओ कि हमने पैरामेट्रिक फॉर्म भी नोट कर लिया था ना, पैरामेट्रिक फॉर्म पे इक्वेशन करती है। Yes. फिर हमने लोकस की बात की हो गई थी और फिर हाँ, Yes, sir. स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। लोकस उससे पहले की। Oh, ओके, लाइन से पहले ठीक है। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाद पॉइंट एंड लाइन, इसमें एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। तो पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन, और फिर इसके बाद लाइन। अच्छा, एक और पॉइंट ये भी डिस्कस कर लिया कि 2 पॉइंट की एक लाइन की रेस्पेक्ट में पोजीशन, राइट। यस सर, ये yes, sir. एक्सपांड। ये नोट कर लिया कि अगर हमें एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स फाइंड करने हैं उनके स्लोप्स को Slopes. डिसेंडिंग ऑर्डर में डालकर। और फिर m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3 से विदाउट मॉड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हाँ सर। पॉइंट एंड लाइन से पहले एंगल बिटवीन लाइंस और इसके बेसिस पे पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस ये डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक अपन ने आई थिंक अब तक पढ़ा है। तो एक बार देखो कंप्लीट जो भी अभी तक एक्सप्लेन हुआ है, बिकॉज ये लेंथी चैप्टर है, तो इस यहाँ तक के पोर्शन में कोई भी डाउट किसी को पूछना है? सर वो जो ट्रायंगल वाला है जिसमें हम लोग वो स्लोप्स को अरेंज करते हैं, सर वैसा एक और क्वेश्चन जैसे हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें करने में, मतलब किया था तो। जो स्लोप्स को अरेंज करने वाले हमने 2 क्वेश्चन किए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन में तो तीनों स्लोप्स डिफाइंड थे और सेकंड क्वेश्चन में एक स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड था। तो जो सेकंड केस जिसमें एक स्लोप नॉट डिफाइंड है, उस सिचुएशन में तो अपन को फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, डायग्राम से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है। और फर्स्ट वाला केस जिसमें तीनों स्लोप्स डिफाइंड है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। तो मैं अभी वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें ऑल 3 स्लोप्स आर डिफाइंड।
थोड़ा सा लेंदी होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो एक बार तुम लोग ट्राई, अच्छा इसमें एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और देखो क्लियर है क्या, करना क्या है। हाँ जिनको अगर समझ नहीं आया तो हम एक्यूट सर। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है ये चेक करेंगे। अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल आ गए, यानी ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट एंगल्स आ गए, तब तो फिर चारों पॉइंट से इनसाइड लाई कर जाएंगे। और अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ गया तो फिर सेंट्रोइड इन सेंटर इनसाइड और सर्कम सेंटर आउट सेंटर आउटसाइड लाई करेंगे। ये बिना पेन चलाए सिर्फ लाइन की इक्वेशंस को देख के क्लियर है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। Yes. सभी को ये समझ आ रही है ना। अगर मान लो मैंने लाइन की इक्वेशन बीसी जो लाइन है उसकी इक्वेशन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 दिया होता, तो अगेन इस क्वेश्चन में बिना पेन चलाए हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि अब यस सर। ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ऑन द ट्राइंगल एंड सेंट्रोइड इन सेंटर इनसाइड द ट्राइंगल लाई करेंगे। एक्यूट एंगल आ रहा है कि ऑब्टूज एंगल आ रहा है? देखना कंप्लीट सॉल्यूशन समझ आएगा। यस सर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्लोप्स को, लाइंस की इक्वेशन को देख के स्लोप लिख लिया और उनको हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर टेन थीटा की वैल्यू बिना मॉड के m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एंड सो ऑन फाइंड कर ली। तीनों टेन थीटा यहाँ पे फाइंड करने पड़े बिकॉज फर्स्ट वाले टू टेन थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गई। बट बाई चांस अगर मान लो टेन थीटा वन जो है वो ही नेगेटिव आ जाता, तो फिर हमें टेन थीटा टू और टेन थीटा थ्री फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपना बिकॉज भी पॉजिटिव होगा। हाँ फर्स्ट से ही ऑप्ट्यूज हो गया। तो सिंस ये ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब कि सरकम सेंटर आउटर सेंटर ट्राइंगल के बाहर लाई करेंगे।
कोई और डाउट किसी को पूछना है अभी तक सर स्ट्रेट लाइन में? अगर हाँ सर्कम सेंटर ऑटो सेंटर की जगह वो सब कोई जनरल पॉइंट दे सकते होते हैं जैसे 1,2 वगैरह, वो हमें वो पॉइंट एंड लाइन वगैरह से सॉल्व करना अ, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन ने कोई जनरल पॉइंट दे दिया तो हम, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की, और क्वेश्चन ने बोल दिया कि पॉइंट 2,3 की पोजीशन चेक करो कि ट्राइंगल के इनसाइड आउटसाइड कहाँ लाई कर रहा है। तो मेथड वन कि हम इस ट्राइंगल के तीनों लाइंस को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ, मान लो ये ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ बन जाता है। तो अब हम, अगर हमें बाई ऑब्जर्वेशन कोई ऐसा पॉइंट समझ आ गया जो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, मतलब इसको मैं पी बोल देता हूँ, और बाई ऑब्जर्वेशन हमने क्यू पॉइंट ले लिया जो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल थ्री लाइंस हम चेक कर लेंगे कि पी और क्यू अगर तीनों लाइन के सेम साइड में है तो पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल है, और किसी भी एक लाइन के रेस्पेक्ट में पी और क्यू अपोजिट साइड में है तो पॉइंट आउटसाइड द ट्राइंगल है। अगर बाई ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्यू समझ नहीं आता है तो फिर हम इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड कर लेंगे तीनों वर्टिसेस फाइंड करके, और सेंट्रोइड हमेशा ही ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, तो क्यू की जगह फिर हम सेंट्रोइड को यूज कर सकते हैं। देखो मैथड समझ आ गया। है। हाँ सर। हमने आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसा क्लास में किया भी है जिसमें यस सर। जब हमने, हाँ, ट्राइंगल ड्रॉ किया था तो वो ट्राइंगल में ओरिजिन ट्राइंगल के अंदर लाई कर दिया था। ओरिजिन के तो साथ ओरिजिन से कंपेयर करके। बाई ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया, पर मैंने कहा कि बाई, अब जैसे ये तो सिंपल था कि ओरिजिन दिख ही गया, बट मान लो ट्राइंगल यहाँ पे कहीं बन रहा होता तो फिर हमें या तो बाई ऑब्जर्वेशन समझ आ जाए कौन सा पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है, नहीं समझ आ रहा है तो फिर अपन सेंट्रोइड ले लेंगे। यस सर। और कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग लिखो। क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ circumcenter of triangle AOB एक मिनट रुको। लोकस ऑफ सर्कमसेंटर के लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन होनी चाहिए? लाइन AB passes through point 2 comma minus 5।
किसी को समझ आया कि कैसे प्रोसीड करना है? ये अब डायग्राम से क्लियर है कि तो हाँ सर इक्वल डिस्टेंट होगा ना वहाँ सेट से। सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट होगा, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे? तो सर्कम सेंटर को एक h कॉमा के लिए यानी इक्वल डिस्टेंट कॉमा से लगा सकते हैं। ये ठीक है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलवेज लेंदी जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। यस सर। तो एम पॉइंट का लोकस अपन को फाइंड करना है। एम को हमने एच कॉमा के ले लिया। इफ एम इज एच कॉमा के, देन ए बिकम्स 2h, 0 एंड b becomes 0, 2k। ये हमें ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना चाहिए, और अदरवाइज बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि a वाला पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसको हमने स्मॉल a, 0 ले लिया, b पॉइंट को 0, b ले लिया बिकॉज ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो a और b का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? a प्लस 0/2, 0 प्लस b/2। इसको हम जब h और k के इक्वल करेंगे तो a का वैल्यू 2h और b का वैल्यू 2k। ठीक है, तो अगर m मिड पॉइंट h की है तो a और b अकॉर्डिंगली x कोऑर्डिनेट का डबल a का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डबल b का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो a और b ये आ गए। अगर a और b ये पॉइंट्स आ गए तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी x/2h प्लस y/2k इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। और फिर क्वेश्चन में बोल रखा है कि दिस लाइन पासेस थ्रू 2, -5। वन अपॉन एक्स माइनस 5/2y इक्वल्स टू 1। इस लोकस का आंसर हो जाएगा। तो हमने बोला कि सिंस ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज व्हिच इज AB इज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर का लोकस ही तो उसको h के ले लिया। h के अगर सर्कम सेंटर है तो a और b अकॉर्डिंगली 2h, 0 और 0, 2 के आ रहे। इसके बाद हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखी और इस लाइन को 2, -5 से पास करा दिया। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। अब ये बताओ कि अगर सरकम सेंटर वर्ड के प्लेस पे सेंट्रॉइड लिखा होता तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आते? सेंट्रॉइड गिवन होता तो ए और बी क्या आता इन टर्म्स ऑफ एच के? सेंट्रॉइड को एच कॉमा के लेते उस सिचुएशन में। अगर हम थ्री सेंट्रॉइड को एंड हाँ 3h, 0 एंड 0,3। 3h, 0 और 0, 3 के, तो अगर सेम क्वेश्चन सेंट्रॉइड वर्ड के लिए पूछा जाए तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है इसमें ये 2 और ये 2 आ रहा है, उसकी जगह 3, 3 आ जाता, बस सेम आंसर, पर यहाँ पे 3 आ जाता नंबर। ठीक है, बिकॉज सेंट्रॉइड की वजह से पॉइंट 3h, 0 और 0, 3 के बन जाएंगे। ठीक है, सर यहाँ ऑर्थो सेंटर एज ओरिजिन। क्या? ऑर्थो सेंटर ओरिजिन है ना। हाँ, ऑर्थो सेंटर ओरिजिन है। तो क्वेश्चन कभी भी ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछेगा ही नहीं, बिकॉज लोकस उस पॉइंट का होता है जो वेरिएबल होता है,
और यहाँ तो ऑर्थो सेंटर फिक्स पॉइंट हो गया। एक बार तुम देखना, पता नहीं शायद मैंने बता दिया था। एक पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला लिखा दिया गया, एरिया इज इक्वल टू C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। यस और नो? नो। No. नहीं, ओके। ये इस तरह से नोट करके एक डायग्राम बना लो पैरेललोग्राम का। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू M1x प्लस C1 तो एक बार देखो नोट में क्या लिखा है कि एक हमने ABCD पैरेललोग्राम बना लिया और ABCD में जो साइड्स हैं सिंस ये पैरेललोग्राम है तो AB साइड एंड CD साइड इज पैरेलल, देयरफॉर AB और CD का जो स्लोप है वो हमने M1 लिया हुआ है। ऐसे ही रिमेनिंग जो दोनों साइड्स हैं इनके स्लोप्स को हमने M2 लिया हुआ है। लाइन की इक्वेशंस को y इक्वल टू mx प्लस की फॉर्म में लिया, यानी कि यहाँ पे C1 और C2 तो इन दोनों AB और CD लाइन के y इंटरसेप्ट्स हैं। ऐसे ही D1 और D2 AD और BC लाइन के y इंटरसेप्ट हैं। फॉर्मूला इस तरह से है कि दोनों जो पैरेलल लाइन है AB एंड CD इनके y इंटरसेप्ट का डिफरेंस ऐसे रिमेनिंग पैरेलल लाइन के y इंटरसेप्ट का डिफरेंस अपॉन स्लोप्स का डिफरेंस। फॉर्मूला बना कैसे? ट्राइंगल पैरेललोग्राम का जो बेसिक एरिया होता है वो, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है तो हाफ इंटू, एक हाफ तो नहीं क्योंकि हाफ ट्राइंगल के लिए आता है, तो एरिया जो है वो P इंटू AB डिस्टेंस हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो P बिकम्स AD साइन थीटा, तो AD इंटू AB साइन थीटा। इनफैक्ट हमें रिवर्स जाना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस को हम P1 बोल दें जो हमने अभी मार्क कर रखा है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हमने P2 बोल दिया, तो हम AB को भी इन टर्म्स ऑफ P1 लिख सकते हैं और AD को भी इन टर्म्स ऑफ P2 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा P1 P2 अपॉन साइन थीटा।
P1 इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, हमें फॉर्मूला पता है। P2 इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, हमें फॉर्मूला पता है। और sin थीटा, सिंस हमें इसका स्लोप फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 एंड सेकंड लाइन का स्लोप m2 पता है, तो tan थीटा मिल जाएगा और tan थीटा से ट्रायंगल बना के sin थीटा आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। बट अपन को एग्जाम के लिए डायरेक्टली ये याद रखना है। और अभी जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें सबसे पहले सारी लाइंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या? यस सर 11/2 ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिमिलरली इन दोनों लाइन को कन्वर्ट किया। इन दोनों लाइन का स्लोप अभी डिफरेंट था, तो हमें सेम स्लोप बनाना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि हमने m1 माइनस m2 यूज करना है, तो m2 भी सेम ही होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन जो था 2/3 वाली फॉर्म में, उसको हमने 4/6 वाले फॉर्म में लिख लिया। तो फिर इंटरसेप्ट को हम 10/6 करके यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तो वैसे सिंस हमने रेशियो ले लिया तो मैटर नहीं करेगा, अगर हमने यही लिखा होता ना तो भी चल जाता। ओके, क्योंकि डिवाइड कर दिया अपन ने। ठीक है, एक बार तुम सभी लोग सोच के देखो, अगर हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है तो हम ट्राइंगल के मीडियन, एल्टीट्यूड, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और फोर्स क्या साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चारों लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यस सर। ए बी सी में ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो मीडियन तो बड़ा ही सिंपल है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मीडियन मिल जाएगा। और एल्टीट्यूड में भी क्या कि अब अगर अपन को बी और सी के कोऑर्डिनेट पता है तो बीसी लाइन का स्लोप आ जाएगा, बीसी के परपेंडिकुलर एपी लाइन का स्लोप आ जाएगा, एपी में ए पॉइंट पता है तो लाइन एपी की इक्वेशन मिल जाएगी। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एसी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे और अगेन परपेंडिकुलर से स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा मीडियन, ऑल्टीट्यूड
एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ये तो ये हो गया। तुम लोग बताओ कि एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कैसे फाइंड? सर एंगल बाइसेक्टर को ये एक वो रेशो देता था ना, ये बिल्कुल सर उससे शायद कर सकते हैं। उसी से फाइंड करेंगे। पर वो रेशियो क्या था कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है और इसकी बीपीसी का है। स्टैंडर्ड साइड, हाँ, ये वाली लेंथ स्मॉल सी हम लेते हैं और ये वाली लेंथ स्मॉल बी हम लेते हैं, तो ये सी इस टू बी में डिवाइड करेगा। तो सी और बी हमें नंबर्स डिस्टेंस से पता लग जाएंगे, तो ये पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से आ जाएगा। पॉइंट ए ऑलरेडी पता है, तो एडी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर अपन को ट्राइंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, अच्छा अगर ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है तो बता सकते हो? सर तो भी सेम ही होगा। नहीं, तो आंसर तो डिफरेंट आएगा ना, तो सेम का यूज कर लेंगे। ये वाली लाइन चाहिए। इसके लिए एक बार अपन समझ लेते हैं, फिर एक साथ नोट करेंगे सारा कि हमने अभी तक। अच्छा एक बार सभी लोग वापस से सोच लो, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं कि अभी चारों जो स्पेशल लाइंस हैं ट्राइंगल, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, प्रोवाइडेड ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, मीडियन, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एंड एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की, तो उसके लिए जैसे अपन को दो लाइंस गिवन है, दो लाइंस जो हैं वो मान लेते हैं। अभी तुम्हें ये नोट नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है जो बता रहा हूँ कि ये लाइन की इक्वेशन L1 है, ये लाइन की इक्वेशन मतलब इक्वेशन L1 इक्वल टू 0 है, L2 इक्वल टू 0 है। दो लाइंस के दो एंगल्स होते हैं, तो दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, तो ये मान लिया एंगल बाइसेक्टर्स। और इनकी इक्वेशन लेट से b1 इक्वल टू 0, बाइसेक्टर 1 एंड बाइसेक्टर 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि b1 एंड b2, these two lines are always perpendicular to each other। ये चीज हम इजीली डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं कि अगर इन दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। नाउ सिंस B1 लाइन इज एंगल बाइसेक्टर, तो फिर ये वाला जो एंगल है ये थीटा बाई 2 हो गया। ऐसे ही B2 लाइन इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। इस वाले एंगल का हाफ, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब हम ये पूरा एंगल कंसिडर करें तो कितना बन रहा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 2। तो इसका मतलब कि किसी भी सिचुएशन में जो लाइन के दोनों एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अभी जो हमने क्वेश्चन बोला था कि एक ट्राइंगल है जिसका हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो फाइंड कर लिया था, हमें अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो हम बोल देंगे कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर वो लाइन जो वर्टेक्स ए से पास कर रही है, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। एंगल बाइसेक्टर का स्लोप यूज करके इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे, और वर्टेक्स ए हमको ऑलरेडी पता है। तो एक तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, मैं अभी नोट भी करा दूंगा। और सेकंड कि हमें अगर, अब ट्राइंगल वाला केस तो अपन हटा देते हैं, अगर अपन को क्वेश्चन में L1 और L2 की इक्वेशंस गिवन है और B1 और B2 की इक्वेशंस फाइंड करने को बोला है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में जैसे अगेन कि ये जो दो लाइंस हैं ये गिवन है और हमें B1 और B2 की इक्वेशन चाहिए, तो सिंस B1 एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एंगल बाइसेक्टर वो लाइन है जिसके अबाउट गिवन दोनों लाइन कंप्लीटली सिमेट्रिक है।
तो इसका मतलब कि L1 का बाइसेक्टर के लाइन की अबाउट रिफ्लेक्शन L2 बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमने, सिंस अपन को इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमने इस लाइन पे कोई एक वेरिएबल पॉइंट h k एज्यूम कर लिया, तो हमें h k का लोकस फाइंड करना है। लाइन की इक्वेशन मतलब कि वेरिएबल पॉइंट का लोकस। इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है कि इस पॉइंट के या इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये L1 और L2 कंप्लीटली सिमेट्रिक हैं। दैट मींस पॉइंट P की L1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड L2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। अगर हमने ले लिया कि L1 लाइन इज a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and L2 line is a2x plus b2y plus c2 equals to 0 और हम बोल रहे हैं कि p1 equals to p2 अप्लाई करना है, तो p1 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a1h plus b1k plus c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर plus b1 स्क्वायर। ऐसे ही p2 डिस्टेंस लिख लेंगे। और यहाँ से h k का लोकस क्या आ गया, a1x plus b1y plus c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर plus b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस आ रही हैं और वो दो लाइंस दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस हैं। तो ये जो हमने सॉल्व किया है, एक बाइसेक्टर जो अभी हमने डायग्राम में B1 बना रखा है वो है, और एक बाइसेक्टर ये B2 लाइन हो जाएगी। तो ये डायग्राम बना लो और ये लिख लो, ये है इक्वेशन ऑफ बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स। और डायग्राम में ही साइड में लिख लेना कि B1 is perpendicular to B2। If given lines are a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, तो लोकस का मतलब इक्वेशन ऑफ, अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा है, मतलब कि कौन सा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। बट हमने तो कहा कि जब दो लाइंस आएंगी उन दोनों की इक्वेशन ये है। अब ये नहीं पता कि b1 कौन सा है, b2 कौन सा है। नोट कर लो तो बता देना। लिखा क्या? नहीं सर, लास्ट है। अब इसमें क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये बोल सकता है कि L1 और L2 की इक्वेशंस गिवन है और क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन इसी चीज को घुमा फिरा के क्या बोल सकता है कि इफ रिफ्लेक्शन ऑफ L1, गिवन लाइन है L1, अबाउट अ सर्टेन लाइन इज L2,
देन फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इफ रिफ्लेक्शन ऑफ L1, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो यहाँ पे लाइन एल का एक ही आंसर आएगा या दोनों आंसर आएंगे, मतलब दोनों बाइसेक्टर आएंगे या एक ही बाइसेक्टर आएगा? But both. दोनों। एक बार देखो कि हमने जो यहाँ पे बोला कि L1 का इस बाइसेक्टर B1 के अबाउट रिफ्लेक्शन L2 है, तो L1 का इस वाले बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्शन भी L2 हो जाएगा, बिकॉज जो सिमेट्री हम यहाँ और यहाँ पे बोल रहे हैं वो सेम सिमेट्री हम यहाँ पे ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब वही वाली बात है कि हम अगर B1 को मिरर लाइन ले रहे हैं तो उस केस में B2 जो है वो नॉर्मल हो जाएगा मिरर का। अगर B2 को मिरर लाइन ले लिया तो B1 नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका आंसर फाइंड कर लो, दोनों आंसर। देखो कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है, और यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं कि जो दोनों आंसर्स हैं, दोनों लाइंस हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस आ रही हैं। इसमें तो कैलकुलेशन, ये लाइन में यहाँ पे 4x + 3y कर लेना, और इसको चेंज भी कर सकते
if two sides of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC are this and this. तो सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो समझ आया क्या करना? देखो क्वेश्चन है अपन को दो लाइंस बता रखी है, मान लो वो लाइंस इस तरह से हैं, ठीक है। एक पॉइंट बता रखा है ओरिजिन की थर्ड, मतलब ये इस तरह से है तो ऑब्वियसली इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो ए बन जाएगा। और एक पॉइंट बता रखा है ओरिजिन से पास कर रही है थर्ड लाइन, तो मान लो ओरिजिन यहाँ पे कहीं कहीं भी मान लिया था। अब थर्ड लाइन की जो इक्वेशन है वो फाइंड करने को बोला है। थर्ड लाइन अगर ये ट्राइंगल एबीसी विद एबी इक्वल टू एसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो थर्ड लाइन की इक्वेशन, थर्ड लाइन या तो ऐसे बननी चाहिए या फिर इस तरह से बननी चाहिए। समझ आ रहा है? यानी कि पॉइंट बी और सी या तो यहाँ पे हो जाए या फिर पॉइंट बी और सी यहाँ पे हो जाए। हमने ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में खास बात क्या है कि अगर हम इस ट्राइंगल एबीसी को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि और विद AB इक्वल टू AC बोल रहे हैं, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। यानी कि BC लाइन गिवन दोनों लाइन से इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है। अगर हम इसके एंगल बाइसेक्टर की लाइन कंसीडर करें, तो ये एंगल बाइसेक्टर लाइन भी तो इन दोनों लाइन से सेम एंगल सबटेंड करती है। तो ये वाला जो एंगल है, या फिर मैं बोल लूं कि इधर जाओगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये दोनों एंगल वैसे भी इक्वल है। तो इसका मीनिंग हुआ कि BC लाइन विल बी पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर लाइन। दोनों ही सिचुएशन में ये जो हमने BC लाइन बनाई है, ये वाली, ये लाइन भी इस बाइसेक्टर के पैरेलल है, और ऐसे ही जो सेकंड वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी जो सेकंड वाला बाइसेक्टर होगा उसके पैरेलल होगी। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए अपन को पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट क्वेश्चन ने बता रखा है, स्लोप यहाँ से आ जाएगा क्योंकि हमें एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन फाइंड करना आता है। तो एंगल बाइसेक्टर लाइन से स्लोप आ जाएगा, वही स्लोप BC का हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। यहाँ पे ये चीज समझना, देखो समझ आ गई क्या कि जो हमें लाइन रिक्वायर्ड है वो लाइन एंगल बाइसेक्टर लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल्स को इक्वल रखना है, बेस एंगल्स को।
4x plus 3y equals to 4 और 12x plus 5y. सिंस अपन को ओनली स्लोप से मतलब है तो हम कांस्टेंट वाली कैलकुलेशन स्किप भी कर सकते हैं. थर्टीन इंटू 4 52 12 इंटू 5 वैसे हमें m2 की कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं. हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि अगर m1 4/7 आ गया तो m2 -7/4 आएगा. ठीक है, हम इसकी कैलकुलेशन में टाइम बचा सकते हैं, एग्जाम में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. किसी को कोई डाउट है तो बताओ. सर और सर जो एंगल बाइसेक्टर बीसी का पैरेलल है उसकी इक्वेशन सर कौन सी वाली है, कैसे डिटरमाइन किया? अभी ये चीज नहीं पढ़ी, अभी मैं इसके बाद लूंगा. अभी तो बस हमने क्या किया कि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड कर लिए. हमने पूरा आंसर भी फाइंड कर लिया, बट हमें ये नहीं पता कि अभी जो मैंने डायग्राम में बीसी बना रखा है वो कौन सी लाइन है. अभी हम बात करेंगे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की. बट अभी तो अपने पास सिर्फ ये है कि दो जो बाइसेक्टर बनेंगे उनकी इक्वेशंस किस तरह से बनेंगी. सर तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है क्वेश्चन, क्योंकि सर आपने जो पॉजिटिव वाला है उसी के ऊपर आपने बीसी नहीं लिखा. वापस से बोलो क्या. सर जो पॉजिटिव प्लस साइन वाला जो है इक्वेशन उसी से आपने बीसी लाइन की इक्वेशन निकाली. हमने तो तो दोनों 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 लिखी है ना. एक तो पॉजिटिव वाले से तो ये लिखी है और नेगेटिव वाले से ये लिखी है. अच्छा वो देखा नहीं. हाँ? तो हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं. एक ये वाली बीसी लाइन आ जाएगी और एक यहाँ पे जो आएगी ये वाली लाइन आ जाएगी. अब हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ एक्यूट, अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये बोल दे कि दो लाइंस गिवन है और इन लाइंस का ओनली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे.
सबसे पहली चीज कि अगर क्वेश्चन कभी भी एक्यूट या ऑब्ट्यूज वर्ड यूज कर रहा है तो गिवन दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगी। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हो गई तो फिर एक्यूट ऑब्ट्यूज की बात ही नहीं कर सकते। तो हमने मान लिया कि लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब इस चीज को चेक करने का मेथड बन, मान लो ये गिवन लाइंस है, ये बाइसेक्टर लाइंस है। तो एक बार समझना कि हमें क्वेश्चन ने तो L1 और L2 की इक्वेशन दे रखी होंगी और क्वेश्चन ने बोला कि लेट्स से फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीस टू लाइंस। तो हम सबसे पहला स्टेप कि पूरा कैलकुलेशन करके B1 और B2 की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जो भी लास्ट में डिस्कस किया है, प्लस और माइनस साइन का यूज करके। ये हो गया स्टेप। B1 और B2 आने के बाद जो दोनों गिवन लाइन है L1 और L2 उनमें से कोई सी भी एक लाइन ले लो और जो दोनों बाइसेक्टर लाइन है B1 और B2 उनमें से कोई सी भी एक लाइन ले लो और उनके बीच का एक्यूट एंगल, एक्यूट वर्ड यूज किया है मैंने, इसका मतलब कि मॉड लगा के मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। अब tan थीटा की वैल्यू सिंस मॉड लगा दिया तो ऑलवेज पॉजिटिव तो आएगी आएगी, बट ऑलवेज पॉजिटिव में वो या तो 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी। हमने बोला कि अगर वो 1 से छोटी आ गई तो जो एंगल बाइसेक्टर हमने लिया है वो एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और सेकंड वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर 1 से बड़ी आ रही है तो जो बाइसेक्टर हमने लिया है वो ऑब्ट्यूज होगा और रिमेनिंग जो अदर वन है वो एक्यूट हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे कंसेप्ट है। अब तो मुझे रीजन बताओ कि 1 से कंपेयर करने से ऐसा क्या हो गया कि हमें एक्यूट ऑब्ट्यूज का पता लग गया। 1 से कंपेयर करने से क्या मतलब कैसे पता लग गया हमें? tan थीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो थीटा कितना हो गया, पाई/4 यानी कि 45 डिग्री। 40। अगर हम बोल रहे हैं कि इफ tan थीटा
इज लेस देन 1, दैट मींस अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये थीटा है और इसका tan लेस देन 1 है, तो ये एंगल 45 डिग्री से लेस है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से लेस हो गया, इसका मतलब कि ये एक्यूट एंगल हो गया, तो B1 जो है वो एक्यूट एंगल्ड बाइसेक्टर हो गया। यस और ऐसे ही अगर tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो होल एंगल 45 का डबल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये इसका मेथड है, और इस मेथड में हमें लेकिन कैलकुलेशन वाइज अगर अपन देखें तो पहले हमने दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड की है और उसके बाद एक को एक्सेप्ट एक को रिजेक्ट किया है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज जो भी पूछा होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारा नोट कर लिया। नो सर 1 second. 1 सेकंड सर और ये ऑब्वियस है, मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि विच वन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो डेफिनेटली जो अदर वन होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट करूं? नो सर 1 मिनट सेकंड मेथड हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं। मेथड 2, अभी भी डायग्राम तो सेम ही, केवल को 2 लाइन गिवन है और हमने 2 बाइसेक्टर लाइंस इस तरह से बना ली। ओके, एक बार मेथड को देखना फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे जो ये दो लाइन की इक्वेशंस L1 और L2 इक्वल टू 0 गिवन है, हमने इसकी हेल्प से B1 और B2 इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशंस फाइंड कर ली। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग
कि जो L1 और L2 जो गिवन लाइन थी इनमें से कोई सी भी एक लाइन पे एक फिक्स पॉइंट P कंसिडर कर लेंगे। जैसे मान लो L1 की इक्वेशन फॉर एग्जांपल लेट्स से 3x + 4y = 5 है, तो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट 0,5/4 अपन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमने x को 1 ले लिया तो y कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है 1/2। तो कोई सा भी फिक्स पॉइंट ले लेंगे यार, कोई सी भी एक लाइन पे उस फिक्स पॉइंट की जो दोनों बाइसेक्टर लाइंस हैं उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। ये जैसे L1 और L2 था, तो हमने इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे फाइंड की और इससे फाइंड, और डायग्राम देख के समझ आ गया आगे क्या करना है। यस सर। तो इफ P1 इज लेस देन P2, हमने अभी P1 जो बोला है वो बाइसेक्टर 1 से डिस्टेंस बोला है, तो इसका मतलब कि B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, B1 is acute angle bisector. Or obviously, if P1 is greater than P2, then B1 is obtuse angle bisector and other one is acute. सर P1 वो हॉरिजॉन्टल वाला है। नहीं, अभी हमने जो स्टेटमेंट देखो उसमें जो लिखा है वो है कि B1 से डिस्टेंस को P1 बोला है, B2 से डिस्टेंस को P2 बोला है। इसका मतलब कि P1 इसे बोला है, P2 इसे बोला है। अच्छा बट अपन को तो P1 P2 मतलब जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये देखना है कि जिस बाइसेक्टर से डिस्टेंस कम आ रहा है दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एंड जिस बाइसेक्टर से डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ये इसका सेकंड मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड हमने एंगल से किया था, सेकंड मेथड हमने डिस्टेंस से किया है। एंड थर्ड मेथड जिसमें जो इन दोनों का शॉर्ट अप्रोच है, तो एग्जाम में वही यूज करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर शॉर्ट अप्रोच पता है तो मेथड 1 और मेथड 2 का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। हम अभी क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें वो शॉर्ट अप्रोच नहीं लग पाएगा। ये नोट कर लो तो बता देना। हो गया। यस सर। अगर L1 और L2 की इक्वेशन दी गिवन है, देन चेक साइन ऑफ, ये जस्ट शॉर्ट अप्रोच है, इसमें कैलकुलेशन सबसे कम होगी। अभी देखेंगे कैसे।
अब मेथड थ्री में मैंने क्या लिखा है मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट एक बार सभी लोग देखना कि अगर क्वेश्चन है बोला कि हमें इस तरह से दो लाइन की इक्वेशंस गिवन है और हमें ओनली इनका ऑब्ट्यूज एंगल्ड बाइसेक्टर चाहिए, तो अगर हम मेथड वन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा कि दोनों लाइन की इक्वेशंस, दोनों बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशंस फाइंड करनी होगी, यानी कि प्लस साइन के साथ अलग कैलकुलेशन करेंगे, माइनस साइन के साथ अलग कैलकुलेशन करेंगे। और जो मैं ये प्लस माइनस बोल रहा हूँ इसका मीनिंग समझ आ रहा है कि हमारा जो बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, तो प्लस वाली कैलकुलेशन अलग करेंगे, माइनस वाली कैलकुलेशन अलग करेंगे, तब जाके हमें दोनों बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशंस मिलेंगी। दोनों बाइसेक्टर फाइंड करने के बाद हमने कोई सी भी एक लाइन ली, यहाँ पे ये L1 इक्वल टू 0 है, कोई सी भी एक बाइसेक्टर लाइन ली, कोई सी भी एक गिवन लाइन ली और उनके बीच का एक्यूट एंगल फाइंड किया। अगर एक्यूट एंगल का tan लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 है तो हमने अकॉर्डिंगली बताया कि कौन सी लाइन कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, B1 एक्यूट है कि B2 ऑब्ट्यूज है, या फिर B1 ऑब्ट्यूज है एंड B2 एक्यूट है। मेथड वन में तो हमने क्या किया, ये सबसे पहला स्टेप लिया। मेथड टू की बात करें तो मेथड टू में भी सबसे पहला स्टेप तो सेम ही है कि हमें पूरी कैलकुलेशन करके दोनों बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशंस फाइंड करनी होगी। उसके बाद दोनों गिवन लाइन में से कोई सी भी एक लाइन से फिक्स पॉइंट ले लिया और उस फिक्स पॉइंट की दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस P1 और P2 फाइंड की, और P1 लेस देन P2 या P1 ग्रेटर देन P2 के अकॉर्डिंग हम बाइसेक्टर लाइन डिसाइड कर लेंगे कि एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या है। लेकिन जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड क्या बोल रहा है कि सबसे पहले A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करो। तो इन दिस केस बताओ A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव वाली इक्वेशन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। नहीं, अगर अगर मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो मैंने लिखा है उस तरह से आप कर सकते हो कि जो भी साइन आ रहा है वो सेम साइन यूज करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और अपोजिट साइन यूज करेंगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। पॉजिटिव क्वेश्चन है वाला। बस obtuse, हाँ, तो यहाँ पे हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन के लिए हम पॉजिटिव साइन का मतलब ये वाले फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, मेथड समझ आ गया। और इसमें कैलकुलेशन पहले वाले दोनों मेथड से कम है, बिकॉज यहाँ पे हमें ओनली एक साइन को लेके ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और एक साइन को लेके कैलकुलेशन कर ली उसके बाद फर्दर कुछ आगे चेक ही नहीं करना। उन दोनों मेथड्स में हमने पहले दोनों साइन को लेके कैलकुलेशन करी थी और फिर फर्दर या तो एंगल या डिस्टेंस फाइंड करके चेक किया था कि दोनों में से कौन सा एक्टिव कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पे एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये वाला मेथड यूज करना है। तो अब आगे कैलकुलेशन कंप्लीट कर दो। देखो ऐसा कुछ आ रहा है, प्लस साइन की कैलकुलेशन करने के बाद। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो मेथड लिया है उसमें A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक किया है, और हमने ये पहले भी डिस्कस कर रखा है। मतलब अगर तुम लोग बताओ कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मीनिंग क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाई। गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस, तो हम एक्यूट ऑब्ट्यूज की बात ही नहीं करेंगे। सर मतलब थीटा जो बनेगा बिटवीन L1 एंड B1 वो 45 डिग्री होगा। कम अगेन, वापस से बोलो। तो L1 एंड B1 है उसके बीच का जो थीटा है वो 45 होगा अगर A1 A2 प्लस B1 B2 0 आ गया। हाँ बिल्कुल।
अगर इस तरह से है कि गिवन जो लाइंस हैं वो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और बाइसेक्टर लाइंस तो ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये जितनी भी लाइंस बनती है ना, इनमें से कोई से भी दो लाइंस ले लो, सबके बीच में एंगल 5/4 45 डिग्री आ जाएगा। अगर ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये पूरा एंगल राइट एंगल था, सिंस ये बाइसेक्टर है तो ये 5/4 हो गया, ये 5/4 हो गया, ये 5/4, इस तरह। अब मेंस में क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि if angle bisectors of line L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are B1 equal to 0 and B2 equal to 0 and vice versa. That means if and angle bisectors of line B1 equal to 0 and B2 equal to 0 are L1 equal to 0 and L2 equal to 0. Then find angle between L1 and L2. Question समझ आएगा? Angle bisectors of line L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are B1 equal to 0 and B2 equal to 0 and angle bisectors of line B1 equal to 0 and B2 equal to 0 are L1 equal to 0 and L2 equal to 0. मतलब कि दोनों पेयर एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर पेयर्स हैं। यस सर। Then angle between given lines L1 and L2, तो हमारा आंसर 5/2 हो जाएगा। तो यस सर। जब भी ऐसा होगा कि दोनों पेयर्स एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो दोनों ही पेयर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 5/2 होगा। V1 V2 के बीच में तो 5/2 होता ही होता है, L1 L2 के बीच में भी 5/2 होता है। अब मैंने कहा कि अगर मेथड 3 जो सिंपल है उससे हम अगर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो मेथड 1 और मेथड 2 का यूज क्या है उसके लिए। किसी को समझ आया क्या करना है या आंसर बताओ अगर समझ आया। सो तो इसमें दे रखा है वन ऑफ विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3। सर वो एंगल बाइसेक्टर के लिए फिर लाइन के लिए? लाइन के लिए
ये लाइन ये एंगल बाइसेक्टर को पास नहीं कर रहे ना बाई चांस, नहीं कर रहा है। सर तो इन दोनों में से हमें बताना है कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। ये क्वेश्चन है, हमें एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस दिए हैं, तो हमारा आंसर इन दोनों लाइन में से ही कोई एक लाइन आएगा। तो पहले लाइन की इक्वेशन नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन है हमें, मान लो जो पॉइंट दे रखा है वो फर्स्ट लाइन पे है, तो पॉइंट 2,3 इस लाइन पे है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की इन दोनों लाइन से जिनकी इक्वेशन हमें गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे, जो यस सर। मेथड हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 into 2 6 7 into 3 21 minus 11। दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम आएगा, क्योंकि लाइंस के कोफिशिएंट्स में जो सिंस परपेंडिकुलर है, तो एक का ax plus by है, तो दूसरा bx minus ay है। तो फर्स्ट डिस्टेंस p1 इज ग्रेटर देन p2 आ रहा है, तो p1 यानी कि ये जो लाइन है ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए हो जाएगी, एंड ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए हो जाएगी, इसका डिस्टेंस का हमारा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने लाइन पे एक पॉइंट बताया है, तो हमने मेथड 2 यूज कर लिया। और देखो इस सिचुएशन में मेथड 3 यानी कि जो a1 a2 प्लस b1 b2 वाला मेथड है, अच्छा पहले तो बताओ वो मेथड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब पॉइंट इज कि इस इंफॉर्मेशन से, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में बोल रखा है, इस इंफॉर्मेशन से L1 और L2 की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर उसके लिए पहले तो सभी लोग सोच के आंसर बताओ। क्वेश्चन में ये है कि सेम इंफॉर्मेशन गिवन है और अभी हमें L1 और L2 लाइन की इक्वेशंस फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। तो B1 और B2 का इंटरसेक्शन पॉइंट और 2,3 जो है, इन दोनों से एक इक्वेशन आ जाएगी, एंड बिल्कुल ठीक देन है। फिर अलोंग B1 या B2 उनमें से किसी भी एक के अक्रॉस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। यस सर। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम गिवन b1 और b2 को सॉल्व करके पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो q है ये फाइंड कर लेंगे, और गिवन पॉइंट मान लेते हैं p है, तो pq लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और pq लाइन का कोई सी भी एक बाइसेक्टर लाइन के बाद रिफ्लेक्शन लेके जो सेकंड लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो अभी मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन ने तो एक लाइन पे पॉइंट बता दिया, तो हमने मेथड 2 यूज किया। अगर हमें क्वेश्चन L1 पे पॉइंट ना बता के L1 का स्लोप बता देता, तो मेथड 1 यूज करके आंसर आता। ठीक है, L1 लाइन का जो स्लोप है अगर वो गिवन होता, तो फिर हम tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 यूज करके tan थीटा की वैल्यू को 1 से कंपेयर करके बता देते कि कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है।
नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एक बार देखना पहले, फिर आगे नोट कर लेना कि हमारे पास क्वेश्चन में अब दो लाइंस दे रखी होंगी इस तरह से, L1 और L2 की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स से दैट पॉइंट इज P x1 y1। अब ये x y प्लेन में ये लाइंस और ये पॉइंट कहीं फिक्स जगह पे होगा। क्वेश्चन डायग्राम तो ऑब्वियसली बना के देगा नहीं, क्वेश्चन तो जस्ट ये पूछ रहा है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइन के जिस भी रीजन में है उस रीजन के एंगल का बाइसेक्टर चाहिए। अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमें ये एंगल बाइसेक्टर का आंसर बताना, बिकॉज ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइन के इस एंगल की रीजन में लाई कर रहा है, तो इसी एंगल का बाइसेक्टर बताना है हमें। अब ये मतलब नहीं है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, क्या है, बस उसी एंगल का बाइसेक्टर बताना है जिसके रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो इसके लिए मेथड ये होगा कि हम इस पॉइंट को इस लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करके, जैसे तुम लोग अब नोट कर लो, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को इन लाइन की इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट करके नंबर फाइंड कर लेंगे। ये एक नंबर बन जाएगा, ये एक नंबर बन जाएगा। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंगली नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, बट उससे पहले कि जीरो नहीं आएगा, बिकॉज जीरो तभी आएगा जब ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट पी ये L1 या L2 पे लाई कर रहा हो। अगर L1 या L2 पे लाई करेगा तो क्वेश्चन ही मीनिंगलेस हो जाएगा, बिकॉज किसी भी एंगल के रीजन में लाई नहीं कर रहा। तो ये नॉन जीरो आएगा, तो आइदर पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन में सेम साइन यूज करने से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर और पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यूज करके हमें रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने नोट कर लिया, ये नेक्स्ट कर दूं। यस Yes.
कंप्लीट कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। तो प्लस साइन यूज करोगे या माइनस साइन? माइनस। माइनस। किसी ने कैलकुलेशन करा दिया? एक सेकंड। थर्टी नाइन प्लस 25 64 52 माइनस 68 13 माइनस 30। ये आ रहा है क्या किसी का? एनीवन? नो सर। यस सर, यही आ रहा है। ये हो गया 13 टू 39 और इधर से आ गया 25, तो 39 प्लस 25 64। ठीक है, 54 और माइनस का 60, 54 नहीं 52 और माइनस का 60 हो गया माइनस का 1। ठीक है, प्लस का 13 और माइनस का 30, 30 माइनस 13 7। ठीक है, तो अपन ने ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया पूरा। ठीक है, और हमने अभी कभी मतलब इसमें सॉल्व करने के टाइम पे ये देखा ही नहीं कि जो हम आंसर फाइंड करेंगे वो एक्यूट या ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल बाइसेक्टर है। बट अगर मान लो क्वेश्चन में एक ये भी पूछा है कि जो हम आंसर फाइंड किया है ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो बताओ। ये वाला आंसर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का आंसर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का आंसर है? ऑब्ट्यूज। कैसे? सर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव से हमने वो किया है, सो बिल्कुल ठीक है, ये ऑब्ट्यूज। हम यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करेंगे। अगर A1 A2 और B1 B2 का साइन जो अभी सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ रहा है और ये वाला साइन भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि सेम साइन हो गया, और सेम साइन पे हम ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब कैलकुलेशन सिंपल सा है तो क्विकली आंसर बताना
कि गिवन लाइंस जो हैं वो 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0 है। और जो पॉइंट है ये पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो पॉइंट दे रखा है 5,0। तो ये पॉइंट जिस एंगल के रीजन में लाई करेगा, सिर्फ इतना बताना है कि वो एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। कोई कैलकुलेशन, मतलब लाइन का आंसर नहीं बताना। ये पॉइंट जिस एंगल के रीजन में लाई करेगा वो एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूस एंगल होगा। सर acute। एक्यूट। और कोई कंफर्म करूँ? यस सर अप्रूव। तो यहाँ पे हम एक तो a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करेंगे जो नेगेटिव आ रहा है, और दूसरा ये a1x प्लस b1y यानी कि 2 इंटू 5 10 माइनस 0 प्लस 4 और 5 इंटू 5 25 प्लस 0 माइनस 11, ये वाला साइन चेक करेंगे। ये पॉजिटिव आ रहा है। सिंस अपोजिट आ गए तो इसका मतलब कि एक्यूट एंगल के रीजन में लाई करेगा, सेम आ जाएंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल के रीजन में लाई करेगा। ये अपना एंगल बाइसेक्टर का जो पूरा कंसेप्ट है वो कंप्लीट है। तो हमने एंगल बाइसेक्टर में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो अगर एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो एंगल बाइसेक्टर, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, कि इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। तो उस सिचुएशन में तो अपन ने बोला था कि ट्राइंगल के वर्टिसेस में अगर हमें एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो बीसी सेगमेंट को स्मॉल सी इज टू बी के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करके डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। एडी लाइन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ए से पास कर रही है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। फिर हमने कहा कि अगर हमें कोई सी भी दो लाइन की इक्वेशन गिवन है और उनके दोनों एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हमने फॉर्मूला बोला ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकेंड लाइन अपॉन सेकेंड लाइन की जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के सम का रूट। एक्यूट ऑप्टिक्स चेक करने के लिए हमने तीन मेथड डिस्कस किए। मेथड वन में कि हमने दोनों गिवन लाइंस L1 L2 तो दे ही रखी है, B1 और B2 हमने फाइंड कर लिया। तो मेथड वन में L1 और B1 के बीच में एक्यूट एंगल का टेन थीटा फाइंड किया। टेन थीटा अगर 1 से बड़ा है तो वो वाला एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 1 से छोटा है तो एक्यूट हो जाएगा। सेकंड मेथड में कि जो गिवन लाइंस हैं उनमें से कोई सी भी एक लाइन पे एक पॉइंट फिक्स कर लिया और उस फिक्स पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फाइंड की। जिसका डिस्टेंस कम है वो एक्यूट, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वो ऑब्ट्यूस। एंड थर्ड मेथड जो शॉर्ट अप्रोच है कि हम a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन फाइंड कर लेंगे और जो भी साइन आएगा वो सेम साइन यूज करने से ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और अपोजिट साइन यूज करने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। लास्ट में हमने डिस्कस किया कि हमें उस पॉइंट का रीजन बताना है जिस दो लाइंस के बीच में अगर पॉइंट लाई करता है कि वो कौन से एंगल के रीजन में लाई कर रहा है, उस एंगल का बाइसेक्टर बताना। तो हम उस पॉइंट को उस लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करके साइन फाइंड कर लेंगे। जो भी साइन आएगा वो सेम साइन फॉर्मूले में यूज करके रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अच्छा अपन ने अभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस भी नहीं पढ़ा है, चलो वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। अभी ले लेते हैं कॉन्करेंट लाइंस।
कॉन्करेंट लाइन का मीनिंग क्या समझते हो? 398.20 कि तीनों लाइन जो है वो सेम पॉइंट से पास कर रही है। दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट लाइन। तो अगर अपन को ये कंसेप्ट नहीं पता, जो मैंने भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है, तो पहले तो आराम से नोट कर लो, फिर ये बताना कि अगर हमें ये चीज नहीं पता होती और क्वेश्चन में बोल दिया कि चेक करो कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं है, तो कैसे चेक करते तो 2 लाइंस का सॉल्यूशन लेते हैं, बीच में डाल देते हैं, सेटिस्फाई होते तो हो जाते हैं। हो? बिल्कुल ठीक है। ये हम कोई सी भी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। वो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर थर्ड लाइन पे लाई कर रहा है तो दीज लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस, लाई नहीं कर रहा है तो कॉन्करेंट लाइंस नहीं होंगी। ठीक है। तो ये जो मेथड हमने बोला है, बिल्कुल उसी मेथड से ये फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है। जो डिटर्मिनेंट बनता है, हम डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है बस तो 12th में पढ़ेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट का मीनिंग यही है कि जो हमें थ्री, एक बार अब देखना बाद में नोट कर लेना, कि जो हमने ये थ्री इक्वेशंस की बात की है, इन थ्री इक्वेशंस से एक्स और वाई को एलिमिनेट करने से जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ही डिटर्मिनेंट है। तो और एलिमिनेट कैसे किया कि इन दोनों लाइन को सॉल्व किया, यहाँ से एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 आया, और उन वैल्यूज को यहाँ थर्ड लाइन में एक्स और वाई की प्लेस पे रिप्लेस कर दिया। तो ये जो है वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इनके टर्म्स में एक एक्सप्रेशन बन जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। वो जो एक्सप्रेशन बनता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बनता है, तो उसको बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हमने एक नया सिंबल या नया ऑपरेटर बना लिया, जो ये डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट को ओपन करना सभी लोगों को आता ही है। ठीक है। अब ये तो हो गया कि इफ दीज लाइंस आर, अब नोट कर लो सारा कंटिन्यू, इफ दीज लाइंस आर कॉन्करेंट तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। बट हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है तो लाइंस कॉन्करेंट होंगी। ये एग्जाम्पल भी इसके साथ साथ नोट कर लेना, और जो मैंने नोट में लिखा है वो भी इस एग्जाम्पल से देखो क्लियर है क्या, कि अगर हमें इस तरह से तीन लाइंस गिवन है, जब हम तीनों लाइंस का तुम इस मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है। बट लाइन की इक्वेशंस देख के हमें समझ आ रहा है कि these थ्री लाइंस आर पैरेलल पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जीरो करना ये इंप्लाई नहीं करता कि लाइंस आर कॉन्करेंट, बट इफ लाइंस आर कॉन्करेंट देन डेफिनेटली डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। नोट कर लिया? हाँ
सबको ये तो क्लियर है कि करना क्या है। देखो लाइन अगर हम मतलब डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं तो या तो सारे के सारे कांस्टेंट्स को लेफ्ट में ले आओ या सारे के सारे कांस्टेंट्स को राइट में ले जाओ। ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट में ले आए तो फर्स्ट में 2 1 और -5 लिखेंगे। फिर अपने बोला -4/5 -5 प्लस करेक्ट है। तो -4/5 आ रहा। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है के पूछा है तो के कांस्टेंट में है। अगर के कांस्टेंट में है तो यानी कि तीनों लाइन के स्लोप्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं और हमने पहले ही चेक कर लिया कि तीनों जो लाइंस हैं उनमें से नो टू लाइंस आर पैरेलल लाइन। ठीक है, लेकिन मान लो कोई दूसरी सिचुएशन में, मान लो फर्स्ट लाइन तो यही है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड लाइन 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, एंड थर्ड लाइन जो है वो kx प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 ऐसे कुछ गिवन है। और हमने जब इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो k की वैल्यू मान लेते हैं 2 आ गई, तो ये वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर बाई चांस k 2 आ जाता है तो k इक्वल टू 2 वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज k इक्वल टू 2 पे ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस बन गई। और अगर दो लाइंस पैरेलल और डिस्टिंक्ट हो गई, थर्ड लाइन कहीं भी लाई कर जाए, कभी भी ये लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हो ही नहीं सकती। तो ये अपन को चेक करना है। अभी तो क्या था कि कांस्टेंट में लिखा हुआ है तो स्लोप्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बट अगर k जो है वो x या y के कोफिशिएंट में आ रहा है तो फिर हमें k की वैल्यू फाइंड करने के बाद स्लोप्स को चेक करना है कि लाइंस कहीं पैरेलल तो नहीं बन रही। ठीक है, तो अपन इसको अभी आगे, अभी अपन यहाँ तक ही रखते हैं आज को, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू। होमवर्क में एक बार तुम लोग कंफर्म करना, लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क बताया था कि नहीं इन बताया। चैप्टर एक्सरसाइज पे Insert. इन चैप्टर का दिया था, क्या था? 1 3 5 1 3 और एक्सरसाइज 1 का नहीं दिया था कुछ भी। वन वन ए का एक्सरसाइज 1 में आपने 1 to 50 दिया है, 1 में। 1 to 50 हमने डिस्कस कर लिया क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो फिर होमवर्क में है ना, अगर कुछ होगा तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ओके सर, अभी के लिए। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. ओके बाय।